सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों और श्रोताओं को मंजी वर्मा और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। फिर हम लोग सखी सहेली के चौबारे पर एक बार फिर इकट्ठे हुए हैं। तो फिर आज भी हमारे पास बहुत सारे विषय हैं जिनके बारे में हमने फेसबुक पेज पर तो बताया ही है। जी हाँ। लेकिन जो हमारे श्रोता फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो उनको बताते हैं कि आज हम लोग बात करेंगे। आज है वैसे एक दिवस भी है। जी हाँ, कई दिवस है जी। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस तो है ही और साथ में आज हम वैसे अगर दिन की बात करें तो धारावाहिक नेत्री हम लेकर आते हैं। तो लोकसभा सांसद रक्षा खड़गे से, जो कि रावेर महाराष्ट्र से हैं सांसद, इनसे हम बातचीत करवाएंगे, मतलब सुनवाएंगे शाइना एनसी का कार्यक्रम। जी हाँ। और आज है पुण्यतिथि लाला लाजपत राय जी की जी। और इसके साथ साथ सखी विशेष में हम बात करेंगे स्वतंत्रता सेनानी सुशीला दीदी के बारे में। और जो एक आजकल समस्या हुई है मच्छरों से, तो भाई मच्छरों से जो बहुत पुरानी समस्या है मंजरी है जो वो बीच बीच में उभरती रहती है, तो जो आजकल चल रही है तो उसके ऊपर भी हम थोड़ी बिल्कुल करेंगे। मच्छरों से सुरक्षित तो हमें हर समय ही रहना चाहिए, क्योंकि देखो ऐसा है ना कि स्वास्थ्य के प्रति हमें सजग रहना चाहिए। आजकल अगर हम बात करें तो चाहे शुद्ध पानी की बात हो, शुद्ध हवा हो, इसके साथ साथ ये जो मच्छर हैं नींद तो खराब करते हैं लेकिन स्वास्थ्य भी बिगाड़ देते हैं, तो इसका ख्याल रखना चाहिए हमें। और स्वतंत्रता सेनानी आज लाला लाजपत राय जी की पुण्यतिथि है, तो उन्हें भी हम याद करते हैं। और बातें और भी हो सकता है कि कुछ और भी हम गपशप कर लें, क्योंकि कल मंजरी तुमने गप के बारे में बहुत मतलब उसके महत्व के बारे में बताया ना जी। तो आज शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा सा एक गीत सुन लेते हैं। तो भाई गीत पूरा सुनाना। हाँ, थोड़ा सा नहीं सुनाएंगे, पूरा ही सुनाएंगे। जी चलिए। पंछी बन में पिया पिया गाने लगा। पंछी बन में सखी हाथों से, हाय सखी हाथों से दिल मेरा जाने लगा। पंछी बन में पिया पिया गाने लगा। पंछी बन में
लगा पंछी बन में। तो भाई गीत तुमने सुना दिया है ना, तो बहुत अच्छा किया। और ये फिल्म बाबुल का क्या बात है, वो बहुत ही सुरीला स्वर लता जी का, शकील बदायूनी का लिखा हुआ ये गीत। तो अभी हमने ये सुना, और हम जैसे बात कर रहे थे कि हमारा देश जो है ना, हमारी भारत भूमि हमेशा से ही वीरों की जननी रही है। वीर स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, हंसते हंसते भारत माँ के लिए अपने को कुर्बान कर दिया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और आज जैसा कि हमने पहले ही कहा कि पुण्यतिथि है लाला लाजपत राय जी की, और ये शेर पंजाब यानी कि पंजाब के शेर कहे जाते हैं, और क्योंकि उनकी जो कर्म जो था उनका कुछ ऐसा ही था। और इन्हें जैसे आपने बोला शेर पंजाब, तो इन्हें पंजाब केसरी भी कहा जाता है। लाला लाजपत राय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वे महान सेनानी थे जिन्होंने देश सेवा के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व निछावर कर दिया और अपने जीवन का एक एक कतरा देश के नाम कर दिया। आज 17 नवंबर उनकी पुण्यतिथि है, तो हम सभी उन्हें शत शत नमन करते हैं, याद करते हैं। जी हाँ, 28 जनवरी सन 1865 को लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब के मोगा जिले में हुआ था। आपके पिता लाला राधा कृष्ण अग्रवाल पेशे से अध्यापक और उर्दू के प्रसिद्ध लेखक थे। शुरू से लाला जी भी लेखन और भाषण में अच्छी रुचि लेते थे। आपकी माता सिख परिवार से थीं। स्कूली शिक्षा करने के बाद कानून की उपाधि प्राप्त करने के लिए सन 1880 में लाहौर के कॉलेज में प्रवेश लिया और इसी दौरान वे आर्य समाज के आंदोलन में शामिल हो गए। लाला जी ने जंग राव में वकालत शुरू की। इसके बाद हरियाणा के रोहतक और हिसार में उन्होंने अपनी वकालत की शुरुआत कर दी, प्रैक्टिस कर दी। क्या बात है। आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता थे। बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल के साथ 3 त्रिमूर्तियां, जिनको कहते हैं ना कि लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था, और इन तीनों नेताओं को सबसे पहले भारत में इन्होंने ही सबसे पहले पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी थी, और बाद में समूचा देश इनके साथ हो गया। स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ मिलकर आर्य समाज को पंजाब में लोकार्पण बनाया। जी, और लाला हंस इन्होंने लोग पंजाब में हाँ इसको बहुत इन्होंने इतनी मतलब कहना चाहिए ना कि इतना उसको सक्रिय कर दिया था कि सब लोग उसको जानने लगा कि किस तरह से आर्य समाज है, उसकी क्या क्या उद्देश्य हैं, सिद्धांत क्या हैं, और इस तरह से जन जन उनको जानने लगे और उसे लोकप्रिय बना दिया। जी, लाला हंसराज एवं कल्याण चंद्र दीक्षित के साथ दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयों का प्रसार किया। आज डीएवी स्कूल व कॉलेज के नाम से हम इन्हें जानते हैं। जी। अनेक स्थानों पर अकाल के दौरान शिविर लगाकर लोगों की सेवा भी आपने की थी। और लाला जी ने पंजाब नेशनल बैंक और लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी की थी, और सन 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध एक प्रदर्शन में हिस्सा लिया, और जिसके दौरान जो लाठीचार्ज हुआ था उसमें आप बुरी तरह से घायल हो गए थे। जी। और अंततः जो 17 नवंबर की तारीख थी, सन 1928 का वो साल था, तो उस साल को महान स्वतंत्रता सेनानी ने इस संसार से अलविदा कह दिया। वैसे कहते हैं कि दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हुई थी। उनके अनुयायियों ने ब्रिटिश पर दोषारोपण किया कि उनकी मृत्यु उनकी वजह से हुई है, उस हमले की वजह से हुई है। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अन्य साथियों ने मिलकर बहुत इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। फिर जैसे कि वो क्रांतिकारी थे तो उन्होंने बहुत तरीके की साजिश रची और सोचा कि इसका बदला लेकर रहेंगे। और इसके संग संग अगर हम बात करें लाला लाजपत राय जी की, तो उनके बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो हम आज भी याद करते हैं। जैसे कि जब वो घायल हो गए थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के तख्त में एक एक कील का काम करेगी, उनके ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। और वही हुआ भी। लाला जी के बलिदान के कई सालों के भीतर ही ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त हो गया। और लाला जी ने हिंदी में शिवाजी, श्री कृष्ण और कई महापुरुषों की जीवनियाँ लिखी। उन्होंने देश में और ख़ासकर पंजाब में हिंदी के प्रचार प्रसार में बहुत सहयोग दिया, और देश में हिंदी लागू करने के लिए उन्होंने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया था। जी हाँ, और जैसे कि हमने उनकी पंक्तियां कही ना कि उन्होंने कहा था मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। ऐसी बातें कहने वाले लाला लाजपत राय ने और भी बहुत सारी रचनाएं की हैं, जैसे दुखी भारत, अनहैप्पी इंडिया के नाम से अंग्रेजी में प्रकाशित हुई, यंग इंडिया, इंग्लैंड, डिबेट टू इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया,
द स्टोरी ऑफ माई लाइफ यानी आत्मकथा, ये सब भी आपने रचनाएं की। जी, और उनके जो अनमोल वचन थे वो कहते थे कि अतीत को देखते रहना व्यर्थ है, अतीत को देखते रहना व्यर्थ है जब तक उस अतीत पर गर्व करने योग्य भविष्य के निर्माण के लिए कार्य ना किया जाए। क्या बात है। उनका कहना यह भी था कि नेता वो है जिसका नेतृत्व प्रभावशाली हो, जो अपने अनुयायियों से सदैव आगे रहता हो, जो साहसी और निर्भीक हो। तो वाकई वो ऐसे ही थे। आज उनकी पुण्यतिथि है, हम पूरे श्रोताओं की ओर से उन्हें नमन करते हैं। कृतज्ञ राष्ट्र की आपको श्रद्धांजलि। जी। और देखो, हम आज तो जैसे कि है ना कि हमारा आज नेत्री कार्यक्रम भी होगा, और जीवन के जो बहुत सारे और भी दर्शन हैं उन पर भी हम विचार करते ही हैं, तो उन पर हमें गौर करते रहना होगा। लेकिन इनकी जो आहुतियां हैं उनको हमें बराबर याद रखना होगा, है ना? जी, बिल्कुल याद करना होगा। और इसी के साथ हम एक गीत सुनना चाह रही हो तो मंजरी ना? भाई इस गीत से मंजरी यही लगता है ना कि अपने मन को
शुद्ध पवित्र रखना चाहिए, है ना? हर चीज आपको एकदम स्पष्ट दिखाई दे। नहीं, स्पष्ट तो दिख ही जाती है, हमें संभल के रहना होगा ना। जैसे कि फोटो खींचती है तो आदमी कहता है ना कि चेहरे पर भाव आ ही जाते हैं, आप कितना भी मुस्कुराने की कोशिश करें वो छुपता नहीं है। जैसे कहते हैं ना कि कैमरे की भी नजरें जो बड़ी तेज होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं छुपता है। हाँ, लेकिन ऐसे ही हम इंसानों की भी नजरें बड़ी तेज होती हैं, क्योंकि आंखें से जब हम किसी को देखते हैं ना, तो फिर उसका पूरा व्यक्तित्व ही समझ में आ जाता है। और कई बार तो इतना मतलब तेज उसका ऑब्जर्वेशन होता है आदमी का, कि इंसान का, या आप किसी का भी, कि वो पूरा समझ जाते हैं कि वो क्या सोच रहा है, सामने वाला क्या सोच रहा है, वो भी पता चल जाता है। तो फिर जब वो समझ जाते हैं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो चेहरे पे भाव भी वैसे ही आ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं जो बचा ले जाते हैं, लेकिन फिर भी जो बात दिल से कही जाती है, जिसका मन शुद्ध रहता है, बहुत सरल रहता है, उसके पूरे व्यक्तित्व में वो सरलता दिखाई देती है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि दिखे चाहे कुछ भी, लेकिन मन से हमें बहुत सरल सहृदय होना चाहिए ना। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और अब हम लोग सुनते हैं धारावाहिक नेत्री। जी हाँ, रावेर महाराष्ट्र से लोकसभा सांसद रक्षा खडसे से बातचीत है और प्रस्तुत कर रही हैं कार्यक्रम शाइना एनसी। महिलाएं किसी भी समाज का स्तंभ होती है। हमारे आसपास महिलाएं, बेटियां, सहयोगी और अन्य कई भूमिकाओं को बड़ी कुशलता से निभाती है, लेकिन आज भी दुनिया के कई हिस्सों में समाज उनकी भूमिका और उनके बलिदानों को नज़रअंदाज करता है। लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद भी वो इसका डटकर सामना करती है और सफलता की बुलंदियों को छूती हैं। इन्हीं सब चुनौतियों भरी कहानी पर आधारित है हमारा कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां। नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियां। मैं हूं शाइना एनसी और आज हमारे साथ मौजूद है रक्षा निखिल खडसे, जो कि महाराष्ट्र के रावेर से लोकसभा सांसद है। बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। चर्चा शुरू करने से पहले इनके जीवन के सफर की छोटी सी झलक। रक्षा निखिल खडसे का जन्म 13 मई 1987 में हुआ। रक्षा निखिल खडसे बीएससी कंप्यूटर साइंस में स्नातक हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा नासिक के KTHM महाविद्यालय से प्राप्त की। रक्षा निखिल खडसे महाराष्ट्र के अनुभवी और बड़े नेता एकनाथ खडसे की पुत्रवधू हैं। राजनीतिक परिवार में विवाह होने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और उसकी शुरुआत उन्होंने कोतली गांव की सरपंच की भूमिका निभाकर की। वर्ष 2014 में वे रावेर लोकसभा क्षेत्र से चुनकर आईं और सांसद बनी। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में भी वे महाराष्ट्र के रावेर से विजयी रहीं। आइए चर्चा शुरू करते हैं और जानते हैं रक्षा निखिल खडसे से उनकी जीवन की कुछ दिलचस्प बातें। स्वागत है आपका रक्षा जी। नमस्ते। जानना चाहेंगे कि बचपन से आपने ठान लिया कि आप राजनीति में आएंगे, या क्या था आपका परिवार, क्योंकि आप एक कृषि परिवार से आते हैं, एक किसान के परिवार में जन्म हुआ था, क्या रहा था आपका बचपन? एक्चुअली मेरा जो बचपन है वो एक छोटे से गांव में जो महाराष्ट्र के बॉर्डर पे और MP के बॉर्डर पे है। और जैसे आपने बताया कि मैं एक फार्मर फैमिली से आती हूँ। मेरे पापा काफ़ी बड़े किसान हैं और बचपन से उनका सपना था कि ऑफ कोर्स हर पेरेंट्स का सपना रहता है कि अपने बच्चे अच्छे स्कूल में जाके पढ़े, अच्छा एजुकेशन ले और आगे जाके कुछ अच्छा काम करें। तो मेरे पापा मम्मी का भी सपना था कि मैं अच्छे स्कूल में पढ़ाई करूं, लेकिन हमारे यहाँ तब वो व्यवस्था नहीं थी, वैसे स्कूल्स नहीं थी। तो पहले से मुझे उन्होंने, मेरे बड़े भाई को और मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाला हुआ था।
और उनको हमेशा से लगता था, क्योंकि मेरी मदर टंग गुजर है, और उनको हमेशा से लगता था कि मेरे बच्चों ने मराठी बोलना चाहिए क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते हैं, लेकिन वैसा बहुत कम हो पाता था कि मैं मराठी में कम बोल पाती थी। पर जब से मुझे याद है कि 4 साल की थी मैं, तब से मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाला हुआ है। अच्छा, हाँ, 4 साल में? 4 साल की मैं थी, क्योंकि मेरा भाई बड़ा है जो मुझसे 4 साल बड़ा है, और मैं घर में छोटी होने के कारण काफ़ी पापा मम्मी की लाडली थी, और उनको हमेशा डर रहता था कि बाबा ये कैसे आगे कर पाएगी। और फिर उनको लगा कि स्कूल एजुकेशन उनको अच्छा मिलना चाहिए। और मैं आज बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरे मम्मी पापा को तब लगता था कि आज काफ़ी साल हो गए, नियर अबाउट 33 इयर्स पहले उनको ये सोच थी तब कि बेटी है लेकिन उसको भी अच्छे से पढ़ाना है। गुजरात से इंटीरियर डिज़ाइन का कोर्स किया और फिर बीएससी कंप्यूटर साइंस में, तो क्या ये सफ़र था कि आप एक प्रोफेशनल और जा रहे हैं? क्या आपने तब ठान लिया कि राजनीति में रुचि है? नहीं, जब मेरी शादी हुई, शादी होने के बाद मुझे घर पे तो ऐसे बैठना नहीं था, तो मैंने सोचा फिर बैठे बैठे मैं क्यों ना कॉलेज, एक्चुअली मैं पूरा डिग्री कोर्स मेरा कंप्लीट कर लूँ। तो तब मैंने बीएससी कंप्यूटर को एडमिशन लिया, और फिर मैंने कॉलेज जाके बीएससी कंप्यूटर पूरा किया, और उसके बाद मेरी इच्छा थी कि मैं आगे और पढूं। फिर मैंने मतलब एमएससी के लिए भी एडमिशन लिया, पहला साल कंप्लीट किया, फिर बाकी ये सब राजनीति उसमें शुरू हो गई, तो वहीं पे स्टॉप हो गया ये सब। आपकी शादी एक बहुत बड़े परिवार एकनाथ खड़से जी, जो तब भारतीय जनता पार्टी में थे, उनके बेटे से हुआ। क्या ये एडजस्टमेंट करना कठिन था या आसान था? और उसके बाद जो राजनीतिक जीवन था वो कैसा था जलगांव में? डेफिनेटली मेरे लिए बहुत बड़ा एडजस्टमेंट, आप जैसे बोले आप, तो वो करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जिस फैमिली से मैं आती हूँ को कम्प्लीटली डिफरेंट फैमिलीज, दोनों, एक किसान परिवार में से आना और एक पॉलिटिशियन के घर में जाना, तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क था। और मुझे याद है अच्छे से कि जब मेरी शादी की बात आई, क्योंकि जलगांव और दैट नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट डिफरेंटली 2 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं, और हम गुजरात से ज़्यादा कनेक्टेड थे, तो हमेशा ऐसे ही लगता था कि मेरी शादी गुजरात में ही होगी। और जब ये रिश्ता आया मेरे लिए, तब हमको सबको ऐसा लगता था कि कैसे क्या ये फैमिली में मैं सेटल हो पाऊंगी, क्योंकि मुझे याद है जब मेरी शादी हुई तब मैं 19 साल की थी, बहुत 19 साल की थी, तो मेरे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट था। लेकिन सब परिवार वालों ने बोला कि नहीं, अच्छे घर से रिश्ता आया है, तो और हमारी तरफ तब था पहले कि जल्दी शादी बेटियों की कर देते थे। तो फिर शादी होने के बाद मुझे ये परिवार में मैं जब आई, तो डेफिनेटली नाथा बहू ने ऑफ कोर्स मुझे हमेशा पापा की तरह ही उन्होंने मुझे पूरे लाड से रखा मुझे, और जितने फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया। रक्षा जी, ऐसा माना जाता है कि जब आप एक परिवार की बहू है, खड़से जी की बहू है, इसलिए आपको एक मौका मिला सरपंच के रूप में 2010 और 2012 के बीच। बहुत सारे ऐसे सक्षम महिला हैं जो बैठी हैं और सोचती है कि उनको भी एक मौका मिले, लेकिन परिवार के ही सदस्य को मिलते हैं। क्या कहना है आपको इसके ऊपर? जब हम ये पोजीशन पे आते हैं या हमें वो एक मौका दिया जाता है, तो हमें भी वो साबित करना पड़ता है कि हम उसके लायक हैं और काबिल हैं। हाँ, वैसा नहीं हो सकता कि चलो आज मुझे सरपंच बना दिया और मैंने 5 साल निकाल दिया और मैंने कुछ नहीं किया, तो डेफिनेटली वो ऐसा हम बोल सकते कि वो मैंने जगह का मिसयूज किया, ऐसा हम बोल सकते। लेकिन जब मुझे सरपंच बनाया गया तो मैंने काम की शुरुआत स्कूल से की, क्योंकि हर जिला परिषद के स्कूल में कहीं भी KG1 KG2 नहीं था। अच्छा। तो मैंने वो शुरुआत की कि KG1 KG2 का भी वहाँ एजुकेशन दिया जाए, वहाँ से शुरुआत बच्चों की जाए। तो मैंने हमारे जो ग्राम पंचायत के जो फंड्स आते हैं, तो मैंने वहाँ पे यूज़ किया और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मुझे मिला। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि आज वो स्कूल की वजह से काफ़ी स्कूल डिस्ट्रिक्ट में वैसी कन्वर्ट हुई, सेमी इंग्लिश में कन्वर्ट की। जबकि वो महाराष्ट्र में मैंने पहला प्रोजेक्ट था कि जो मैंने मेरे गांव में सेमी इंग्लिश का कंसेप्ट लाया था तब। लेकिन 2014 में आपने तुरंत एक निर्णय लिया और लोकसभा लड़े रावेर से।
तो क्या ये एक ऐसा मौका था जहां आपको लगता है कि सहानुभूति की वजह से आपको ये टिकट मिला, या रक्षा खड़से ने स्वयं कुछ किया इस वजह से, या क्या था आपके मन में विडंबना उस समय? जब निखिल जाने के बाद मैं 1 महीना ये सब होने के बाद मैं घर से निकली। मैंने जब खड़से साहब को भी बोला कि मुझे अभी काम करना है, क्योंकि मैं घर पे ये सब सिचुएशन में नहीं ज़्यादा रह सकती थी, क्योंकि वही सब आते रहता मन में, और कहते हैं ना, और आइडल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप। तो इसीलिए फिर मैंने तब लोगों के बीच में ज़्यादा रहना पसंद किया। मैं ज़्यादा टाइम मेरे काम को देती थी, मतलब जिला पंचायत में थी मैं तब, हेल्थ और एजुकेशन मेरे पास था, उसकी चेयरमैन थी। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लोगों के साथ स्पेंड करती थी। और मैं जब गांव में जाती थी, महिलाओं से मिलती थी, तो मेरे जैसे ऐसी कई महिलाएं मैंने देखी कि वो सिंगल है और उनको भी कहीं ना कहीं आधार चैलेंज है, ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता था कि आज अगर मुझे मौका मिला है कि आज मैं जिला पंचायत के माध्यम से महिलाओं को कुछ मदद कर पाऊँ। धीरे धीरे मेरा काम बढ़ाया, पूरे मेरा मतलब जो क्षेत्र है वहाँ पे मैं घूमती रही। 1 साल भर मैंने काफ़ी हार्ड वर्क किया, और उसके बाद 2014 में वो सिचुएशन वैसी तैयार हुई कि पार्टी को मुझे टिकट देना पड़ा। और क्योंकि आपको पता है कि जैसे आपने बताया, सहानुभूति तो ऑफ कोर्स थी, एक नाथाबाऊ का नाम मेरे साथ जुड़ा हुआ था, और उसके बावजूद महिला हूँ मैं, और जिला पंचायत में भी मेरा काम था, तो लोगों को लगता था कि चलो इनको मौका दिया तो ये कर पाएगी। तो 2014 में जब आप पहली बार लोकसभा लड़े रावेर से, वहाँ आपने आपके बच्चों को भी लेके कैंपेनिंग किया। 2 बच्चे जो इतने छोटे छोटे हैं, कैसा रहा पूरा ये सफ़र? कैंपेनिंग वो मेरा पहला इतना बड़ा इलेक्शन था, और सडनली 1 साल के बाद, जब निखिल जाने के बाद 2013 में उनका निधन हुआ, और 2014 में मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ा। और कभी मैं मतलब ठीक है, एक गांव की सरपंच, जिला पंचायत के मेंबर और डायरेक्टली संसद में आना, ये बहुत बड़ा जंप है। हाँ, जंप भी है और बहुत बड़ा चैलेंज भी है जी। लेकिन जब और बहुत बड़ा क्षेत्र भी आ जाता है, क्योंकि जिला पंचायत में काम करना वो एक लिमिटेड 20 गांव का आपका एक क्षेत्र रहता है, लेकिन यहाँ नियर अबाउट 1400 गांव मुझे घूमने थे, लोगों के बीच जाने थे। कहीं क्योंकि मेरे 2 डिस्ट्रिक्ट आते, दैट बुल्ढाना और जलगांव। तो बुल्ढाना में मैं किसी को पहचानती नहीं थी, वहाँ के लोगों के लिए मैं नहीं थी, लेकिन ये सब करते करते काफ़ी सपोर्ट लोगों का मिला। ऑफ कोर्स बच्चों के लिए भी एक ये नया था कि मम्मी हमारी क्या कर रही है, तो उनको भी मैंने कैंपेनिंग के वक्त 2-3 जगह पे वो मेरे साथ आए, और उनको भी तब धीरे धीरे तब समझ आने लगा कि हमारी मम्मी क्या करती है। रक्षा जी, आपने सही कहा कि जिला से डायरेक्ट सांसद, और वो भी एक फैमिली ट्रेजेडी, और इतनी बड़ी ट्रेजेडी के बाद, उसके बाद एक सिचुएशन आता है 2014 में, जहां आप यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, 26 साल की। शायद हीना गावित जो नंदुरबार से है, वो भी आपके साथ। तो बहुत सारे उम्मीद होते हैं, तो ये प्रेशर थोड़ा ज़्यादा था तब? बहुत ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि एक जगह मुझे खुशी भी थी कि चलो आज हम मोदी जी की टीम में काम कर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना ये मुझ में बहुत बड़ी बात थी कि आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मुझे आज यहाँ संसद तक लोगों ने पहुँचाया, पार्टी ने पहुँचाया यहाँ तक। और मोदी जी के साथ काम करना, मतलब एक जगह मुझे खुशी भी उतनी वो चीज़ की थी कि चलो मैं आज संसद में आके काम कर रही हूँ। आज जहाँ पूरे कंट्री से वहाँ पे लोग चुन के आते हैं, और आज मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। और दूसरी जगह मुझे ये डर भी था कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ठीक है आप लोगों ने आपको चुन के दिया, लेकिन आगे के चैलेंजेस आपके साथ इतने थे। लेकिन आपके कंस्टिट्यूंसी के कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जहां 2014 में आपको लगता है कि ये समस्या का समाधान हुआ है? 2014 से तो अभी तक मुझे लगता है कि हमारे यहाँ हाईवे का सबसे बड़ा इशू था, तो कई सालों से पेंडिंग इश्यूज था। उसके बाद रेलवे, जो भुसावल जो है, जो रेलवे का सबसे बड़ा डिवीजन माना जाता है, तो वहाँ की काफ़ी समस्या थी, वो हमने सॉल्व आउट की आरओबी के माध्यम से। मतलब जब बीजेपी का गवर्नमेंट सेंट्रल में, मतलब ऑफकोर्स मोदी जी के साथ हम काम कर रहे हैं। ये सेंट्रल योजनास का फ़ायदा होता है आपको? हाँ, काफ़ी हुआ। मतलब मैं तो
मानती हूँ कि मेरे क्षेत्र में हमने जितने भी काम किए, मतलब नेशनल हाईवे का काम मैंने पूरा कंप्लीट किया। उसके बाद रेलवे के कई काम, मतलब जो पहले, इससे पहले कभी हुए नहीं थे। जब हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद मोदी जी के अध्यक्षता के हमने ये सब काम किए, काफ़ी काम किए हमने, और मुझे लगता है कि फंड्स की कहीं कमतरता हमको नहीं दिखी। उसके बाद जो किसानों के लिए, क्योंकि मेरा जो एरिया आता है वो सब बनाना, वहाँ पे सब एग्रीकल्चर लोग जो है सब किसान है, बनाना की खेती काफ़ी बड़े पैमाने पर करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी योजनाएं हमने वहाँ पे लेके गए। उसके बाद युवाओं के लिए काफ़ी हम योजना लेके गए, जो बैंक के माध्यम से मुद्रा योजना का जो सबसे बड़ा मुहिम बहुत बड़े काम हमने पूरे देश में मोदी जी के अध्यक्षता में निभाया। मुद्रा बैंकिंग, जनधन योजना, उज्ज्वला से गांव में उज्ज्वला, ये सब योजना हमने वहाँ पे लेके गए। 2014 में आपका मार्जिन कितना था और 2019 में कितना था? 2014 में मुझे 3,15,000 वोट्स मिले थे, मतलब उतना लीड था, उतने लीड से मैं चुन के आई थी। और 2019 में मुझे मिले थे 3,30,000। तो 15,000 इसका मतलब है जनता आपको चाहती है। हाँ, और तो जनता आपके साथ है। रक्षा जी, 2019 के इलेक्शन आप बीजेपी के टिकट से लड़ते हैं और 3 लाख से ज्यादा आपको वोट्स मिलते हैं, और अचानक से 2020 में एकनाथ खड़से बीजेपी को छोड़ के एनसीपी में प्रवेश करते हैं। क्या ये कठिन होता है परिवार में, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ एनसीपी और ऐसे सारे कंपल्शंस? डेफिनेटली ये बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि 2019 में मैं बीजेपी से चुन के आती हूँ और 2020 में खड़से साहब ने एनसीपी ज्वाइन करने का उन्होंने निर्णय लिया। पर मतलब आज तो मुझे अच्छा मौका मिला है आपके सामने बोलने का। इसके बाद जो सिचुएशन वहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो भी बनी, उसके बाद लोगों को काफ़ी लगता था कि अभी रक्षा में, मतलब मैं भी एनसीपी ज्वाइन कर लूँगी या आगे चल के मुझे एनसीपी से टिकट मिलेगा, और उसके कारण काफ़ी डिस्टर्ब, मतलब मैं भी काफ़ी डिस्टर्ब रही। कार्यकर्ता मेरे जो थे उनको भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहा इसके बारे में, और काफ़ी सवाल मेरे ऊपर उठे कि ये भी अभी बीजेपी में नहीं रहने वाली, ये भी एनसीपी ज्वाइन कर लेगी। लेकिन जब खड़से साहब ने ये डिसीजन लिया, तब उन्होंने मेरे ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं की। उन्होंने तब मुझे बताया कि आपको बीजेपी में काम करना है तो आप बीजेपी में काम कर सकते हैं, और मुझे लगता है ये मेरा इंडिविजुअल डिसीजन रहा है। और मतलब जब से मैं राजनीति में आई हूँ, खड़से साहब ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, हमेशा वो मेरे मार्गदर्शक बने रहे। और जब भी मतलब राजनीति में लाया उन्होंने मुझे, कैसे काम करना है, कैसे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट आपके यहाँ पे लाना है, किस तरह से आपको लोगों के साथ आपका बिहेवियर रखना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई, और हमेशा मेरे लिए आदर्श रहे, मेरे पिताजी के समान रहे। लेकिन जब उन्होंने एनसीपी ज्वाइन किया तो मेरे ऊपर ऐसी कोई ज़बरदस्ती उनकी रही नहीं, और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। स्वाभाविक रूप से 2024 में ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा, क्योंकि एक परिवार के सदस्य एनसीपी के, एक बीजेपी के, और आमने सामने कौन लड़ रहे हैं। तो ये परिवार में जब आप घर पे बैठे हों तो क्या राजनीति की चर्चा होती है? नहीं, अभी काफ़ी जब से वो एनसीपी में गए तो अभी हम पार्टी के बारे में तो कभी बात नहीं करते, जैसे पहले हमारी बात होती थी। अभी हम सिर्फ परिवार के बारे में ही बात करते, और ये ऑफ कोर्स मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि खड़से साहब का एक सपोर्ट सिस्टम मेरे साथ था जब वो बीजेपी में थे, और आज वो सपोर्ट सिस्टम ऑफ कोर्स निकल ही गया है, क्योंकि आज वो एनसीपी ज्वाइन कर चुके हैं। ऑफ कोर्स अभी उनको एनसीपी की तरह उनको सोचना है, उनकी पार्टी की तरह सोचना है, और आज मैं बीजेपी के सांसद हूँ, आज मैं बीजेपी के कार्यकर्ता हूँ। तो ऑफ कोर्स ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेके मुझे पार्टी का भी काम बढ़ाना है, और मुझे ये भी देखना है कि मैं परिवार में ये इसके क्लैशेस ना हो, क्योंकि ऑफ कोर्स आज मैं उनकी बहू हूँ, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे निभानी है। और यहाँ पे मुझे पूरे मतलब विश्वास के साथ
पूरे मतलब एक हम बोलते कि आज पार्टी का जो विश्वास मेरे ऊपर है, या पार्टी को भी मुझे कॉन्फिडेंस दिलाना है कि मैं बीजेपी में हूँ, मैं बीजेपी का काम करती हूँ, कार्यकर्ताओं को कॉन्फिडेंस दिलाना है। क्योंकि जो कन्फ्यूजन आज कार्यकर्ताओं के बीच में है वो दूर करना, वो सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए है। और मुझे मेरी शुरुआत जो है वो पहले से मजबूत करना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे मैंने बताया कि एक सपोर्ट सिस्टम जब आपके पास से निकल जाता है तब तो ये बहुत कठिनाई आपके लिए सामने खड़ी रहती है। 2014 और 2019 में कौन से ऐसे योजनाएं हैं जिससे आपको लगता है कि रावेर में फर्क पड़ा है? ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बोला कि किसानों के लिए हमने अभी इसी साल अभी हमारे भारत सरकार ने और रेलवे मंत्रालय की तरफ से और खास करके कृषि मंत्रालय की तरफ से जो अभी कोविड के ये सब सिचुएशन में किसानों के लिए जो किसान रेल जो शुरू की, उसका काफ़ी फ़र्क और काफ़ी एडवांटेज मेरे यहाँ के किसानों को हुआ। क्योंकि इसके कारण आज हमारा जो भी हम किसान जो भी माल उगाते हैं या जो केले की हम जो खेती करते हैं, आज उसके कारण हम केले जो है वो सब जगह पे हम आज एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं और उसके लिए किसानों को इसका काफी फायदा हो रहा है। तो किसानों को कौन गुमराह कर रहे हैं, कौन अफवाहें फैला रहे हैं फार्म बिल को लेके? फार्म बिल का कोई भी नॉट ए सिंगल वन पर्सन हमारे यहाँ इसका कुछ भी इफेक्ट है। सभी लोगों ने उस बिल का स्वागत ही किया है और उसके फायदे लोगों को दिख भी रहे हैं। जैसे ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कंसेप्ट है, जो बिल में इस बार गवर्नमेंट लेके आई, ये कंसेप्ट पहले महाराष्ट्र में ऑलरेडी पहले से था, उसमें कुछ बदलाव नहीं किया, लेकिन वो सिर्फ ऑन पेपर नहीं था, आज उसको ऑन पेपर लाया गया, लीगली उसके ऊपर बिल पास किया गया। तो ऑफ कोर्स महाराष्ट्र के सभी किसानों ने इसका स्वागत ही किया। एक ये दूसरी बात है कि जो अपोजिशन पार्टीज वाले हैं उनको ये इशू बनाना है, उन्होंने कुछ कार्यकर्ताओं को लेके आंदोलन इसमें किया, लेकिन आज पर्सनली आप फार्मर को जाके पूछे तो ऑफकोर्स वो ये बिल का स्वागत ही कर रहा है। 3 ऐसे काम जो रक्षा खड़से ने किया जिससे आपको लगता है कि रावेर की जनता आपके साथ है? मैंने आपको बताया ये किसानों के लिए, और खास करके मैं बोलना चाहूँगी कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो हमारे भारत सरकार ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने शुरू की, उसके कारण काफ़ी हमारे यहाँ किसानों को फ़ायदा हुआ है। और जो क्लेम्स जो नुकसान होता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर साल नुकसान होता ही होता है और उसके क्लेम सेटल करते करते हमको पूरा साल निकल जाता है, पर हम कोशिश करते कि इससे एक भी किसान इससे वंचित ना रह पाए, सभी किसानों को इसका फायदा मिल पाए। और मैंने ये काम पूरे कॉन्फिडेंस के से मैं बोल सकती हूँ कि किसानों ने हमेशा ये काम, मेरे काम को अप्रिशिएट किया है जो मैंने किसानों के लिए किया है। दूसरा मैं बोलना चाहूँगी जो हाईवे का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पे बने कि जलगांव डिस्ट्रिक्ट के ऐसे बहुत मतलब जस्ट 1-2 रोड्स ऐसे बाकी हो गए जो हाईवे में कन्वर्ट होना बाकी है। 1400 गांव पूरे हमारे ऐसे जो मेन रोड्स है, मैं खास करके हमारे प्रधानमंत्री जी का और गडकरी जी का बहुत दिल से उनके आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने उनके माध्यम से मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट के पूरे रोड की कनेक्टिविटी इतने अच्छे से बनाई है कि इससे काफ़ी प्रोग्रेस मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का और हमारे डिस्ट्रिक्ट का होने वाला है। ये सबसे बड़े काम हमारे यहाँ हुए। और जो अभी हमारे भारत सरकार की जो रू अर्बन करके योजना है, जो क्लस्टर प्रोग्राम है कि जिसके माध्यम से हम महिलाओं के लिए वहाँ पे प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और रक्षा जी, जब आप राजनीति में व्यस्त नहीं तो आपके बच्चे के साथ आप कैसे समय बिताते हैं? बच्चों के साथ तो समय मिलना ये तो बहुत डिफिकल्टी होता है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं पाता कि राजनीति में हम बिजी ना रह पाए, क्योंकि कंटिन्यू आपको ये 24 आवर्स आपकी ड्यूटी, मतलब आप रात ये भी तो एक बलिदान है। ऑफ कोर्स है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बच्चे अभी मुंबई में पढ़ते हैं दोनों, मेरा बेटा अभी 4th स्टैंडर्ड में, बेटी अभी मेरी 7th स्टैंडर्ड में। लेकिन ये काफ़ी डिफिकल्ट मेरे लिए रहता है कि उनके स्कूल्स के प्रोग्राम अटेंड करना। कई बार तो ऐसा हो जाता है, टीचर मीटिंग्स में जाते हो, नहीं जाते हो? बहुत कम जा पाती हूँ। और मैं वही आपको बोल रही हूँ कि कई बार ऐसे हो जाता है कि बच्चों मतलब उनको बोलना पड़ता है कि मम्मी आप आपके डायरी में ये लिखो कि हमारा इस दिन मीटिंग है, आप अपॉइंटमेंट हमको दीजिए कि इस दिन हमारे स्कूल में आपका मीटिंग है और आपको आना है। लेकिन वो स्वीकार करते हैं आपको? करते, लेकिन तब बहुत बुरा लगता है कि इतने ये सब
सिचुएशन में हम हमारे बच्चों को भी टाइम नहीं दे पा रहे, और जबकि आप सिंगल मदर हो तब ये ज़्यादा डिफिकल्ट मेरे लिए होता है कि चलो आज उनके पापा रहते तो ऑफ कोर्स चलो वो जा पाते, या वो राजनीति में रहते तो मैं फुल टाइम मेरे बच्चों के साथ आज रह पाती। और मुझे ये चीज़ हमेशा फील होती है कि आज मैं अगर निखिल रहते तो ऑफ कोर्स मुझे नहीं लगता कि मैं राजनीति में आगे इतना कंटिन्यू कर पाती, मैं पूरा टाइम मेरे बच्चों के साथ दे पाती। लेकिन आज वैसी सिचुएशन नहीं है, आज मुझे राजनीति भी संभालनी है, घर को भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है, और ये सबसे बड़ा टास्क मेरे लिए है। और स्कूल की जब उनकी बात आती है तो कई बार मेरी भागदौड़ होती है। मतलब एक आध दिन तो ऐसा आता है कि मुझे रात को बैठ के भुसावल से बैठ के सुबह 4 बजे मुंबई एयरपोर्ट जहाँ पहुँचना है, मुंबई एयरपोर्ट से मुझे दिल्ली आना है, दिल्ली मीटिंग अटेंड कर मुझे वापस शाम की फ़्लाइट लेके मुंबई पहुँचना है, दूसरे दिन बच्चों के प्रोग्राम अटेंड करके उनकी मीटिंग अटेंड करके टीचर को मिलके रिटर्न मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में आना है। ऐसा भी हमें कई बार एडजस्ट करना पड़ता है, और बच्चों का मूड भी संभालना पड़ता है, क्योंकि ऑफ कोर्स उनको भी लगता है कि मम्मी ने हमारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। पर जब से मेरे बच्चे बड़े हो रहे तब से उन्होंने ये सब मेरा फील्ड भी देखा है, और मैं भी हमेशा उनके साथ मेरी ये सब बातें शेयर करती रहती हूँ। उनको कई बार मैं फील्ड पे भी लेके जाती हूँ, क्योंकि उनके मन में भी ये नहीं रहना चाहिए कि हमारी मम्मी दिन भर बाहर क्या करती है। जी, तो उनको ये बताना भी उतना ही ज़रूरी है कि देखो मैं जाके बाहर क्या करती हूँ, आप भी आइए, आप भी देखिए मैं क्या करती हूँ। तो वो मैं हमेशा करती रहती हूँ, तो उनको वो एक रहता है कि नहीं मम्मी काम कर रही है, मम्मी लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करती है, उनके साथ कुछ जो बातें वो करती है, तो वो थोड़ा शांत रहता है। अंत में मैं चाहूंगी कि मराठी में आप एक संदेश दें उन महिलाओं को जो आज रक्षा खडसे के संघर्षों के बावजूद उनको एक आदर्श मानते हैं। मी सगळ्या महिलांना एवढंच सांगेल की नक्कीच संघर्ष हा प्रत्येक महिलाच्या आयुष्यामध्ये आहे, पण त्या संघर्षाला न घाबरता आपण त्या संघर्ष करत राहावा। नक्कीच ह्या संघर्षामधनं एक नवीन महिला, एक आपल्यातली नवी ऊर्जा ही नेहमी पुढे येत असते, आणि ह्या ऊर्जेने आपण आपलं पुढचं आयुष्य हे खूप चांगल्या पद्धतीने जगू शकतो, आणि इतर महिलांना सुद्धा खूप चांगला आदर्श, खूप चांगला सपोर्ट आपण आपल्या माध्यमातून देऊ शकतो। म्हणून कोणत्याही सिच्युएशनला किंवा कोणत्याही प्रॉब्लेमला न घाबरता आपण तेवढ्याच मजबूतीने सगळ्या प्रॉब्लेमला समोर जावं, एवढंच आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मी सांगते। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो महिला सांसद रक्षा निखिल खडसे की कहानी जो आज महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। पारिवारिक संघर्षों के बावजूद उनकी सफलता की प्राप्ति। आज शो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और महिला सांसद से और जानेंगे उनकी संघर्षों की कहानी। मुझे अनुमति दे, नमस्कार।
भाई अगर कोई इंसान किसी चीज के लिए बिल्कुल जुट जाए तो काम हो ही जाता है ना। बिल्कुल हो जाता है। और जैसे अभी ये गाना हम लोग सुन रहे थे तो भाई पीछे पड़ गए कि भाई रूठे हैं तो उनको मनाना है। बिल्कुल, तो बस मना ही लिया होगा। जरूर जी। और ये तो होता है कि आप किस तरह से लगे हुए हैं। आज मंजरी खास बात यह है कि आज हमारे कार्यक्रम में खास तौर से चूंकि लाला लाजपत राय की पुण्यतिथि थी तो हमने उन्हें याद किया, और उसके साथ ही आज वीरांगनाओं का दिन है। और आज हमने विषय लिया है, यानी कि जिन वीरांगना को हम याद करने जा रहे हैं उनका नाम है सुशीला दीदी। जी, क्रांति धर्मा सुशीला दीदी, जिनका नाम भगत सिंह की साथी के तौर पर दुर्गा भाभी के साथ सदैव लिया जाता है। सुशीला दीदी का जन्म 5 मार्च सन 1905 को ग्राम दत्तो चूहड़, वर्तमान पाकिस्तान में जो है, फौज के डॉक्टर करमचंद की पुत्री के रूप में इनका जन्म हुआ था। और आपका पूरा परिवार कट्टर आर्य समाजी और राष्ट्रभक्त था। सुशीला जी में भी बचपन से संस्कार पल्लवित हो रहे थे क्योंकि उनके पिता राष्ट्रभक्त थे। और आपकी शिक्षा जालंधर के आर्य कन्या महाविद्यालय में हुई। पढ़ाई के दौरान सुशीला क्रांतिकारी दलों से जुड़कर छात्र छात्राओं के संपर्क में आई और उनका मन भी देशभक्ति में रमने लगा और देखते ही देखते वे खुद क्रांति का हिस्सा बन गई। जी हाँ, और वे लोगों को जुलूस के लिए एकत्र करती थी। खुद तो बनी ही, लोगों में भी अलग जगाई, गुप्त सूचनाएं पहुंचाती थी और क्रांति के लिए चंदा इकट्ठा करती। यहीं पर उनकी मुलाकात भगत सिंह और उनके अन्य साथियों से होती रहती। इसके साथ ही वे भगवती चरण और उनकी पत्नी दुर्गा देवी वोहरा से भी मिली। सुशीला दीदी ने उन्हें दुर्गा देवी को दुर्गा भाभी कहना शुरू कर दिया। सुशीला के इस संबोधन को सुनकर सभी क्रांतिकारी उन्हें सम्मान में दुर्गा भाभी कहने लगे और सुशीला को सुशीला दीदी कहने लगे। जी, और ऐसा कहते हैं कि भगत सिंह भी सुशीला दीदी को बड़ी बहन की तरह सम्मान देते थे। ब्रिटिश सरकार की बहुत सी योजनाओं के खिलाफ सुशीला दीदी ने उनकी मदद की थी। काकोरी षड्यंत्र में अब जब राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथी पकड़े गए तो मुकदमा चला, तो मुकदमे की पैरवी को आगे बढ़ाने के लिए धन की जरूरत थी। तो ऐसे में सुशीला जी ने अपने 10 तोले सोने को, जो कि उनकी माँ ने उनके विवाह के लिए रखा था, उसे उन्होंने दे दिया। और क्योंकि वे अपने देश से अथाह प्रेम करती थी और उन्हें दौलत से ज़्यादा आज़ादी से प्यार था, लेकिन 4 क्रांतिकारियों को काकोरी ट्रेन लूटने के लिए फांसी की सजा सुना दी गई थी। जी हाँ, इस खबर से सुशीला और उनके क्रांति मित्र जो जितने भी थे बहुत विचलित हुए, क्योंकि उनके हौसले और जो थे, एक बार तो झटका लग ही जाता है। जिस तरह से साथ में आपका कोई बहुत शक्तिशाली कहना चाहिए साथ हो या हाथ हो, वो छूट जाता है। लेकिन फिर भी वो उनके हौसले और कदम नहीं रुके, वो आगे बढ़ते रहे। सुशीला अपने घर वालों के विरुद्ध चली गई थी क्योंकि उनके पिता ने राजनीति और क्रांति से उन्हें दूर रहने की बात की थी। कोई भी माता पिता तो इस तरह से नहीं चाहता, लेकिन फिर भी सुशीला ने साफ कह दिया कि घर छूटे तो छूटे, लेकिन उनके कदम आज़ादी दिलाए बिना नहीं रुकेंगे। और पढ़ाई के बाद कोलकाता में एक शिक्षिका की तरह से उन्होंने नौकरी की और वहाँ पर भी वो क्रांतिकारियों की मदद अपने ढंग से करती रहीं। बिल्कुल। और साल 1928 का जो था, जब साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाने वाले ब्रिटिश पुलिस अफसर सैंडर्स को मारने के बाद भगत सिंह दुर्गा भाभी के साथ छद्म वेश बदलकर कलकत्ता पहुंचे थे। लखनऊ स्टेशन से ही भगत सिंह ने भगवती चरण और सुशीला को पत्र लिखा। वे उन्हें लेने पहुंची, अपने घर में ही उनको ठहराया भी उन्होंने, और जिससे ब्रिटिश सरकार को पता न चले। सुशीला ने भगत सिंह के लिए चंदा भी इकट्ठा किया और जब वे लाहौर के केस में गिरफ्तार हुए थे उस समय उन्होंने उनके लिए चंदा भी इकट्ठा किया। जी हाँ, सुशीला ने साथी महिलाओं द्वारा नाटक का मंचन किया, और ऐसा ही नहीं केवल मंचन के लिए नहीं किया बल्कि पैसे इकट्ठे करने के लिए किया, और इस तरह से 12,000 रुपए उन्होंने जमा किए। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और पूरा समय क्रांतिकारी दल को देने लगी। अब जब अंग्रेजों की नजर उन पर भी रहने लगी, जाहिर है कोई इतना सक्रिय होगा तो पता चल जाएगा, उन्होंने दुर्गा भाभी के साथ जुलूस निकाला, जन जन के दिल में क्रांति की अलग को और भड़काया। उन्हें साल 1932 में गिरफ्तार कर लिया गया था और 6 महीने की सजा के बाद वे रिहा हुई और वे हिदायत के तहत अपने घर पंजाब लौट आईं। साल 1933 में अपने सहयोगी वकील श्याम मोहन से विवाह किया और सन 1942 में पति पत्नी को भी जेल हुआ था। जी, काफ़ी यातनाएं मिली, देश को आज़ाद कराने का जज्बा लेकिन कम नहीं हुआ। आखिरकार महान वीर वीरांगनाओं की मेहनत रंग लाई और जैसा कि हम सब जानते हैं 1947 को देश आज़ाद हुआ। 3 जनवरी 1963 को गुमनामी की ज़िंदगी बिताते हुए इस संसार से आपने विदा ले ली।
और दिल्ली के चांदनी चौक में एक सड़क का नाम सुशीला मोहन मार्ग रखा गया। देश की आज़ादी के लिए ऐसी जो मर मिटने वाली जो वीरांगनाएं हैं या स्वतंत्रता सेनानी हैं, तो उनको हम नमन करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी तो जितनी भी बात की जाए कम है ना। देखो इतना आसान नहीं है, जो पैसे रखे गए या जो सोना रखा गया उनकी शादी के लिए वो भी उन्होंने दे दिया। और इस तरह से किसी भी मतलब हम आज देश प्रेम का जो जज्बा था वाकई में, अगर हम उनकी कहानियां पढ़ते उनके बारे में सुनते हैं तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कितने सशक्त उनके विचार हुआ करते थे, कितने उनके जज्बात जो जज्बे थे, हौसले थे, गजब बहुत दृढ़ थे। बिल्कुल सही बात है। और अब हम आगे भी बात करेंगे, मच्छरों की, मिर्गी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गीत सुन लेते हैं ना। जी बिल्कुल। देखो रंग लाया प्यार बरसात के महीने में, रिम झिम ये फुहार दिल गाए रे मल्हारे को आगे ये सीने में। हम तुम ये बहार देखो रंग लाया प्यार बरसात के महीने में, रिम झिम ये फुहार दिल गाए रे मल्हारे को आगे ये सीने में। बन के छाई है तेरी जुल्फों की ये रंगत है, जो बादल बन के छाई है, जो बादल बन के छाई है। तेरी आँखों की ये मस्ती है, सावन बन के आई है। मेरा दम जब तक रहे प्यार की चमक मेरे दिल के नगीने में, रिम झिम ये फुहार दिल गाए रे मल्हारे को आगे ये सीने में। चले ऐसा जादू मन भी हमारे हो जाए, हम दिल से हो दूर ना हो कोई मजबूर, फिर आए मजा जीने में। झिम झिम ये फुहार दिल गाए रे मल्हार एक आग लिए सीने में, हम तुम ये बहार देखो रंग लाया प्यार बरसात के महीने में। झिम झिम ये फुहार दिल गाए रे मल्हार एक आग लिए सीने में। तो ये गाना तो हमने सुना, लेकिन अब हम बात करेंगे कि आज है 17 नवंबर और आज है राष्ट्रीय मिर्गी दिवस। तो हमारे श्रोता ने लिखकर भेजा है कमेंट कि मिर्गी एक वैश्विक स्वास्थ्य समस्या है। जब जप्ती द्वारा चित्रित लगातार न्यूरोलॉजिकल अव्यवस्था का एक विविध सेट है। रोग सार्वभौमिक है और किसी को इससे पीड़ित होने पर अत्यधिक देखभाल की आवश्यकता है। रिपोर्ट का कहना है कि दुनिया भर में लगभग 50 मिलियन लोग मिर्गी से पीड़ित होते हैं। पूरे मिर्गी के लगभग 80% हिस्से विकासशील देशों में होते हैं। मिर्गी के दौरे मस्तिष्क में असामान्य और चरम गतिविधि का परिणाम है। ये हाइपर सिंक्रोनस
न्यूरोनल ब्रेन एक्टिविटी से भी होता है। हालांकि ज़्यादातर मामलों में मिर्गी का कारण निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यानी कि अत्यधिक विद्युत निर्वहन जब होता है आपके मस्तिष्क में, उनकी कोशिकाओं में, तो इसके परिणाम स्वरूप ये इस तरीके से हो जाता है। और लक्षणों की बात करें तो अचानक रोगी का जो हाथ पैर हिलने लगता है, मरोड़ जैसी आने लगती है, हाथ पैर में झुंझुनी होने लगती है और जैसे लगता है किसी ने कुछ चुभा दिया हो, हाथ पैर मांसपेशियों जो हैं वो अकड़ जाती हैं, इससे व्यक्ति गिर जाता है। और इसके होने के जैसे बात हुई ना कि बहुत सारे कारण हैं, ये तो न्यूरो की बात होगी, लेकिन अगर पैदाइशी असामान्यता भी हो सकती है, प्रसव पूर्व की कोई चोट आदि भी हो, इसकी वजह से भी हो सकता है, मस्तिष्क में संक्रमण हो, स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर, सिर में चोट, दुर्घटनाएं, या बचपन में बहुत लंबे समय तक अगर तेज बुखार है तो कहीं ना कहीं इस तरीके की समस्या न्यूरो से संबंधित समस्या हो जाती है ना। और इसके लिए कि आप अपने डॉक्टर को दिखाएं और जो दवा बोले वो खाएं और बिना डॉक्टर के सलाह के कुछ भी ना करें, दवा बीच में बंद भी नहीं करें। तो बस आप अगर केयर करेंगे ऐसे रोगियों की तो वो जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। हमारे साथी ने कुछ और भी लिखा है ना मंजरी? बिल्कुल लिखा है कि भारत में मिर्गी का रोग एक लाइलाज रोग माना जाता था। कई लोग इसे अंधविश्वास मानकर देवी का प्रकोप मान लेते थे और कई बार जब लोगों को मिर्गी का दौरा पड़ जाता था तो मरीज को जूते और चप्पल सुंघा कर इलाज करके अपने अंधविश्वास को प्रकट करते थे। जबकि मिर्गी के रोगी को आग और पानी से अपना बचाव जरूर करना चाहिए और हमें तो लगता है कि आप डॉक्टर से जरूर दिखाएं, वो ही सबसे अच्छा। हाँ, लेकिन जो बचाव की बात है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप गिरे और कुछ ऐसा हुआ तो सबसे पहले उसकी सुरक्षा जरूरी है, नहीं तो वो जो दिक्कत है उसके संग संग आग और पानी की भी दिक्कत हो जाएगी। बाकी चीजों की बात अगर करें तो मादक पदार्थ का सेवन न करें, रोगी स्वस्थ होता रहेगा, उसकी स्थिति को बार बार डॉक्टर को दिखाते रहें, उसे बार बार ये एहसास न दिलाएं कि वो असामान्य है और खुशनुमा वातावरण रखें, तनाव पूर्ण न रहें, तनाव जो है गुस्सा न दिलाएं और खान पान का ख्याल रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें, आसपास नजर रखें। यदि इस प्रकार के रोगी हैं तो उनके परिवार वालों को, हमारी भी जिम्मेदारी बनती है ना मंजरी, कि उन्हें कहें कि नहीं आप उन्हें दिखाएं और ये इलाज हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी बहुत सारी जानकारी नहीं है। लेकिन ये जो बात है तनाव मुक्त रखें, गुस्सा न दिलाएं, ये तो हम ये कहेंगे कि सामान्य तौर पर भी हम सबको इन सब चीजों का ख्याल रखना चाहिए, है ना। और इसी के साथ एक और चीज है, समस्या है कि मच्छरों वाली, तो भाई उसके लिए तो कुछ घरेलू तरीके हैं। पहले तो ये है कि आप मच्छरदानी लगाकर सोइए। अच्छा। और दूसरा है कि दरवाजे खिड़कियों में भी मच्छरदानी, आपकी वो मच्छरदानी जाली लगाए, लगी होनी चाहिए। और शाम होने से पहले आप दरवाजे खिड़कियां बंद कर लीजिए, उसी समय मच्छर आने का ज्यादा संभावना रहती है, जिस समय की हम लोग कहते हैं ना दिया बत्ती का समय होता है उस समय। और घर में कहीं भी पानी ना इकट्ठा होने दे और फ्रिज के पीछे जो जगह होती, ट्रे होती, उसमें भी पानी जमा होता है। तुम ना हाँ घरेलू इलाज वो बताओ उसका क्या क्या करना है। उसमें है कि घरेलू में कि आप कपूर जला सकते हैं। हाँ। और इसके साथ साथ लहसुन प्याज के छिलके जो होते हैं उसको आप हवन वाली जो छोटी सी वो होती है उसमें कटोरी टाइप की, उसमें आप जला करके धुआं दे सकते हैं घर में। हाँ, यानी किसी भी पात्र में आपको जिसमें लगता है उसमें धुआं दे सकते हैं इन सब चीजों का। लौंग का धुआं दे सकते हैं। अजवाइन को पीस करके आप तेल में मिला दीजिए, सरसों के तेल में जी, और उसमें बत्ती बना के दिया के तौर पे भी कर सकते हैं, या उसमें आप दफ्ती का टुकड़ा भिगो करके उसको भी आप प्लेट में रख के जला सकते हैं, तो वो धीरे धीरे जलेगा और पूरे घर में धुआं होगा तो मच्छर भाग जाएंगे। और कोशिश करें कि शाम के समय सब बंद रखें, खिड़की दरवाजे, जाली के दरवाजे बंद कर लें। इसी के साथ साथ नीम की पत्तियां अगर आपके पास सूखी हैं, बल्कि जब मौसम रहे तो आप सुखा के रख लें और इनको रोज आप थोड़ा थोड़ा जला दें। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। और इसके साथ साथ स्प्रे बॉटल में नींबू का रस और नीलगिरी का तेल भी डाल करके आप स्प्रे कर सकते हैं। नींबू और नीलगिरी का तेल और नींबू का रस, तो भाई ये कुछ काम की चीजें हुई। तो बस इस तरह से अगर हम करेंगे तो सुरक्षा रहेगी मच्छरों से, और समय से काम करेंगे तो भी सब बड़ा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और हमें अब लेना है अपने प्रोग्राम से इजाजत, तो दीजिए मंजरी वर्मा और रेणु चतुर्वेदी को इजाजत स्वीकार कीजिए। नमस्कार।